अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इख्तलाफी रोड के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फातिमा और आज हम बात करेंगे बजट के हवाले से। वफाक के बाद सिंध हुकूमत ने भी आज बजट पेश कर दिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 22 खरब 44 अरब रुपए का बजट पेश किया। तनख्वाहों में 35% इजाफा किया गया तो वहीं पेंशन में भी 17% इजाफा किया गया है। इससे पहले पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़जाना की जानिब से गुफ्तगू की गई है कि बहरान बहुत शदीद था जिससे हम निकलने में कामयाब हो गए हैं और इस्तेहकाम आ गया है। सवाल यह है कि क्या वज़ीर ख़जाना के दावों को माहिरीन मईशत भी दुरुस्त तस्लीम करते हैं? बरामदात में इजाफे, डॉलर्स की फ्रावानी के बगैर पाकिस्तान का मुआशी भंवर निकलना नामुमकिन है। इस ज़िमन में क्या पॉलिसीज़ बनाई गई हैं? सबसे अहम सवाल ये है। इसहाक डार की जानिब से ये दावा भी किया गया है कि इंतखाबात के लिए बजट में रकम मुख्तस कर दी गई है। और क्या वाकई ऐसा है? ये तमाम सवालात हैं जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में ये तमाम सवालात जो हम अपने पैनलिस्ट से करेंगे। और इससे पहले वज़ीर ख़जाना की जानिब से गुफ्तगू की गई है आज पोस्ट बजट के दौरान। क्या गुफ्तगू की गई है, आप भी सुनिए। जी बिल्कुल, उनकी जानिब से ये गुफ्तगू की गई है कि ये रिवायती बजट नहीं, हम मुस्तहकम हैं, गिरावट रुक गई है, बजट के अहदाफ जो है वो हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसके जवाब में शाह महमूद कुरैशी की जानिब से भी गुफ्तगू की गई है, वो भी आप मुलाहिजा कीजिए। हमारे पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है साद रसूल साहब ने, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे अदील वराज साहब भी, और लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे हसन रजा साहब। और सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी साद साहब, जिस तरह से वज़ीर ख़जाना की जानिब से ये दावा किया गया है कि मुआशी इस्तेहकाम, क्या लगता है आपको सही मायनों में क्या ये दुरुस्त है? देखिए, वज़ीर ख़जाना साहब के बारे में बात करते हुए मुझे इकबाल का एक शेर याद आ गया। उनकी नज़्म है कि मजनू ने शहर छोड़ा है तू सहरा भी छोड़ दे, हुदीद की हवस तो लैला भी छोड़ दे। उसमें वो कहते हैं कि वाइज़ सबूत लाए जो मैं के जवाज़ में, तो इकबाल को ये ज़िद है कि पीना भी छोड़ दे। गुजारिश ये है कि इसहाक डार साहब के से कही गई बात को तस्लीम कर लेना मनोअन, और कहना कि हाँ वाकई जो वादे इसहाक डार साहब ने किए हैं वो पूरे कर दिए जाएंगे। ये आइंस्टाइन से एक दफ़ा पूछा गया, जो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे पिछली सदी के, उनसे पूछा गया कि बेवकूफ़ी की डेफिनेशन क्या है, स्टुपिडिटी की डेफिनेशन क्या है। तो आइंस्टाइन ने कहा टू डू द सेम थिंग अगैन एंड अगैन एंड टू एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट। यानी कि आप वही चीज़ बार बार करें और सोचें कि नहीं इस दफ़ा ये चीज़ ठीक होगी। इसहाक डार साहब पाकिस्तान के अंदर 90 की दिहाई से बजट्स दे रहे हैं। हमने पहले बजट्स भी देखे, जितनी दूध और शहद की नहरें बहती रहीं इसहाक डार साहब के टाइम पे, जो उनके बारे में इंटरनेशनल किताबों में इकोनॉमिक हिटमेंट के बारे में लिखा गया, जो उन्होंने अपने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट तक जमा करवाए हुए मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, अगर वो शख्स आके कहे कि आज से मैं ये 5 काम कर दूंगा, तो मैं यकीन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान की बेहतरी में यकीन करना चाहता हूँ। लेकिन इसहाक डार साहब अगर कहें तो इकबाल को ये ज़िद है कि पीना भी छोड़ दे। गुजारिश ये है कि तमाम बजट, अल्लाह करे कि वाकई इस तरह हो, लेकिन तमाम बजट इस चीज़ पे मुनस्सर है कि आप तकरीबन 9,500 अरब रुपया कलेक्ट करेंगे अपने टैक्सेस से, जो इस साल तकरीबन तमाम कोशिशों के बावजूद 7,000 अरब से ऊपर नहीं जा रहा। ये एक ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है जो कि साथ ही साथ ये बताना चाहता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने रेमिटेंसेस कम भेजनी शुरू कर दी हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग हमारी बढ़ी नहीं, तो एक्सपोर्ट हमारी हो नहीं रही। तो फिर आप कैसे बढ़ाएंगे, ये अपना रेवेन्यू कैसे बढ़ाएंगे, टैक्स नेट को क्या करेंगे? हाँ, सिर्फ एक तरीका है इस 750 अरब को 900-950 अरब पे लेके जाने के लिए, और वो ये है कि आपके और मेरे बिजली के बिल पे, आपके और मेरे गाड़ी के पेट्रोल के ऊपर, आपके और मेरे चीनी पे, आटे पे, दाल पे, सेल पे वो टैक्स लगाना शुरू कर दें, जिसको इनडायरेक्ट टैक्सेशन कहते हैं, जो गरीब आदमी के ऊपर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होती है। इसके अलावा अगर कोई और तरीका है तो मुझे यकीन है कि अदील वड़ाइच साहब यहाँ बैठे हैं और वो ज़रूर इसकी कोई तर्जुमानी करेंगे, कोई ऐसी इकोनॉमिक्स हमें समझाएंगे जो कि ना आज से पहले किसी इकोनॉमिस्ट को पता चली, सिर्फ इसहाक डार साहब समझा सकते हैं। मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि 950 अरब रुपया कैसे इकट्ठा करेंगे। ठीक है अदिल, आप कैसे देखते हैं कि जो वफाकी बजट है क्या वाकई ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक है?
देखिए, ये तो इलेक्शन बजट है, और क्या कभी किसी हुकूमत ने ये कहा है कि हमारा बजट अच्छा नहीं है? क्या उन्होंने कभी ये कहा है कि इससे अवाम को फ़ायदा नहीं होगा? लेकिन अगर इस बजट को आप देखें तो ये जो एक रिवायती, वो इसहाक डार साहब तो कह रहे हैं रिवायती बजट नहीं है, ये रिवायती बजट है, अल्फाज का हेर फेर है। और इकोनॉमिक प्लान की इस वक्त ज़रूरत थी। इकोनॉमिक प्लान क्या है? आपको इस वक्त डॉलर्स की ज़रूरत है, वो कैसे आपने जनरेट करने हैं? आप इंपोर्ट तो कोई चीज़ कर नहीं सकते, रॉ मटेरियल मुल्क में ला नहीं सकते, आप एक्सपोर्ट क्या करेंगे? आप चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग क्या करेंगे? इस वक्त आपकी करेंसी इतनी डिवैल्यू हो चुकी है, और ये जो रेमिटेंसेस की, इससे पहले भी हम एक दफ़ा बात कर चुके हैं कि आपकी जो रेमिटेंसेस कम होने का एक उसकी जो रीज़न वो ये भी है कि जो बैरून मुल्क से जो रकम भेजने वाले होते थे, जिसने लाख रुपया 1.5 लाख रुपया जिसने भिजवाना होता था, अब वो पहले से कम डॉलर जो है वो या जो भी जिस मुल्क में भी है वो करेंसी भिजवाता है। तो उसको और बहुत सी रीजंस हैं। एक लोगों का जो मौजूदा जो सूरत हाल है, इस पर अदम एतमाद, फिर बाहर का जो रिसेशन है, उसकी वजह से भी लोगों की अपनी सेविंग्स पे कट लगे, और लोग अपनी जो यहाँ पर रेमिटेंसेस भेजें, तो रेमिटेंसेस के जरिए आपके पास रकम आनी होती है, या एक्सपोर्ट के जरिए आपके पास डॉलर आने होते हैं, करेंसी आपकी डिवैल्यू होती जा रही है। तो ये तो कई प्लान नजर नहीं आ रहा। फिर आप ये कह रहे हैं कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, हमारे पास प्लान बी भी है। आपका प्लान बी क्या है कि आप कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग पे और रीप्रोफाइलिंग पे जा रहे हैं। लेकिन हमारी जितने भी माहिरीन मुआशियात से बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं होगा। आप एक जानिब IMF के हवाले से इतनी अनरियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, आप IMF को कभी आंखें दिखाते हैं, कभी आप मिन्नतें करते हैं, आपके पास क्लैरिटी है नहीं है, और IMF के जाए बगैर आप कहते हैं हमारे पास प्लान बी भी है। वो प्लान बी क्या है हमें तो कोई यकीन नहीं है। ये इसहाक डार साहब जो बात कर रहे हैं, वो तो ये कहते थे सुबह प्रोग्राम फाइनल हो जाएगा, सुबह मुआहिदा हो जाएगा, एक मरतबा नहीं कई मरतबा का प्राइम मिनिस्टर ने कहा। उसके बाद क्या हुआ? आपका प्लान ए, इसका मतलब है नाकाम हो गया, आप प्लान बी की बातें करने लगे हैं। लेकिन प्लान बी क्या है जो आपकी बातों से लग रहा है? वो प्लान बी जो है वो कामयाब होता इसलिए दिखाई नहीं देता कि आप ये कह रहे हैं कि आप IMF के पास नहीं जा रहे, जो कि इस वक्त जाना मुल्क की जरूरत है। और आप इस वक्त एक इलेक्शन बजट अनाउंस करके एक अनरियलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ के 30% तनख्वाहें बढ़ाकर, और आप ये आपके पास ये प्लान ही ना हो कि आपने क्या रकम लेकर पॉसिबिलिटी कहां से आनी है, आपके पास प्लान ही ना हो, आपके पास डॉलर। जी अदील, एक सवाल ऐड कर ले लास्ट में बस, सॉरी गुजारिश छोटी सी। क्या पॉसिबिलिटी है कि वो जो प्लान बी जो आपको नहीं बता रहे कि प्लान बी क्या है, या अभी तक पूरी तरह डिस्क्लोज नहीं किया, हम आपस में क्या सराई करते हैं कि कुछ दोस्त ममालिक होंगे, हो सकता है अदील यार वो लंदन से और सरे से और वो फालूदे वाले के अकाउंट से 3-3, 4-4, 5-5 अरब रुपया निकाल के ये इनके पास एक प्लान हो कि हम एवनफील्ड बेच के वो पैसे ले आएंगे, सरे महल बेच देंगे, दुबई की प्रॉपर्टीज़, ये भी कुछ डिस्कस हो रहा है कहीं पे? बेच दें एवनफील्ड, बेच दें फालूदे वाले के अकाउंट से निकाल लें, इससे तो आपका महीना भी नहीं निकलता। असल में मसला ये है साद रसूल साहब, हमने भी तो पिछले कई बरसों से अपनी कौम को नॉन इश्यूज में लगा दिया ना। हमारी एक गलत फैसला, हमारा एक गलत फैसला जो है वो कौम को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाता है, हमारा एक गलत स्टेटमेंट कौम को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाता है जितना इन सब ने मिलकर करप्शन करके भी नहीं पहुंचाया होगा नुकसान। अभी आप ये देखें ना कि हम साद रसूल साहब, हम अभी तक 9th रिव्यू में से नहीं निकल सके। कितनी शर्मनाक अफसोसनाक बात है कि हमने जो कमिटमेंट्स की, हम उनसे खुद यूटर्न लेते हैं, फिर वापस जाते हैं, मिन्नत तरला करते हैं। अभी 10वें रिव्यू का टाइम निकल गया, प्रोग्राम का टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, 9वें रिव्यू पर है। वाले हीरो हैं हमारे। नहीं, वो तो फिर बस ये हमारी सियासत में तो खैर वो कोई ना अखलाकियात रही हैं, ना कोई असूल रहे हैं, ना कोई ज़ाब्ते रहे हैं। यहाँ यू टर्न को भी जस्टिफाई किया जाता रहा है। ठीक है आदिल, मैं आपकी तरफ आऊंगी, दोबारा मैं आपसे सवाल करूंगी। हसन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर ले। हसन, जिस तरह से आप फैक्ट एंड फिगर्स पर बहुत ज्यादा आपकी गहरी नजर होती है, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं इस बजट में? देखिए, मैं तो सादर रसूल साहब के सवालात और अदील वराई साहब की गुफ्तगू के बाद तो मैं सिर्फ यही
अंदाज़ा लगा सकता हूं कि और फिर जो ख़ास तौर पे डॉक्यूमेंट्स जो कल इसहाक डार साहब ने 1 घंटा 43 मिनट की तकरीर में आवाम के सामने रखा, उनको भी देखा जाए और फिर डॉक्यूमेंट्स को देखें तो घोड़क धंधा जो नज़र आता है। मैं तो बल्कि हुकूमत वक्त से गुजारिश करूँगा कि इसहाक डार साहब को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया जाए, और अगर किसी साहब किसी वज़ीर ख़जाना को मिला है तो वो लेकर वो भी इनको दे दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये आवाम को अल्फाजों के घोड़क धंधे में लेकर आते हैं, अल्फाजों के जाल में बिछाते हैं और इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से, इकनॉमिक की सिचुएशन के हवाले से आवाम को बताते हैं, मुझे तो ऐसे लगता है कि शायद वो जो साद साहब बात करते हैं ना, दूध और शहद की नहरें बहती दिखाई देंगी, रोशन पाकिस्तान अगले 1 साल में दिखाई देगा, लेकिन वो ये डॉक्यूमेंट्स में हमें क्यों नज़र नहीं आता? ये जो इतने एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनको ये डॉक्यूमेंट्स में उनको क्यों नज़र नहीं आता? हम अगर डॉक्यूमेंट्स को फ्लोरें और इनके दादो शुमार को जायज़ा लेना शुरू करें तो सर में तो दर्द शुरू हो जाती है हालात, लेकिन वो सवालात के जवाब देना पसंद नहीं करते। तो एक तरफ आप देखें ग्रोथ रेट हमारी 0 की तरफ निकल गई, 0.29 तरफ आ गई, दूसरी तरफ आपकी आबादी ऊपर को जाती दिखाई दे रही है। इसके अलावा तीसरा आपके पास है क्या बजट में? फिर आप कहते हैं भूखे नंगे ये बकारियों के लिए हम बजट में फलां चीज़ें रख रहे हैं, उनको आप ये करेंगे, हम इतनी पॉपुलैरिटी में जो है वो सिचुएशन को यूं करेंगे, हमारी ग्रोथ रेट इस तरह होगी, टैक्सेशन हमारा 9.2 बिलियन होगा, ट्रिलियन होगा, हम उसको इस तरह तरीके से कलेक्शन करेंगे। कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी आपको इस बजट में नज़र आती है? ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि इसहाक डार साहब ने जो जितने झूठ बोले हैं, मैं झूठ का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आज भी और कल भी और परसों भी सवालात करते रहे सहाफ़ी इसहाक डार साहब से, लेकिन वो जवाबात देने के बजाय वो कहते हैं आप ये कैसा सवाल जो है वो लेकर आते हैं, आपको सिचुएशन समझ में नहीं आती तो वो अवाम के सामने आकर रखें। आज तक ये सवालात के जवाबात नहीं मिलते। देखिए 14,460 का बजट है, आप लेकर आए, सुबह को आपने 7,574 अरब रुपए दे देने, सुबह की अदायगी के बाद 6,886 अरब रुपए रह जाएंगे। अब इसमें जो कर्ज लिए हैं उनकी सूद की अदायगी में 7,303 अरब रुपए देने हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहां से लेकर आएंगे? फिर हम 417 अरब रुपए उधार लेंगे, यानी हम अगले माली साल का आगाज मनफी से कर रहे हैं, हम उधार लेकर कर रहे हैं, कर्जों से कर रहे हैं, तो हम आगे वाली सिचुएशन को कैसे देखेंगे? फिर वो पैसे कहां से आएंगे? नॉन बैंक कर्जे हैं 1907, बैंक कर्जा जात 3,124, खालिस बैरूनी वसूलियात 2,527, फिर निजकारी 15 अरब रुपए जो उन्होंने बनाया है। जी बिल्कुल। और फिर दूसरा वो बार बार 2 जुमलों की जो उस पर तवज्जो देते हैं, बार बार, आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई 11 बार बोला, कल उन्होंने 1 घंटे 43 मिनट की तकरीर में कोई 27 दफा ये जुमला बोला। क्या बोला? कि महंगाई कंट्रोल करेंगे, जो 38% पर है वो 21 पर आ जाएगी, और दूसरा कि हमारी जो मईशत है वो गिरावट उसकी रुक गई है। पहले मैं आना चाहता हूं जो महंगाई के इंडिकेटर्स, वो क्या क्या कौन से इंडिकेटर्स है वो बताएं। वो डॉक्यूमेंट्स में भी नहीं मिलते, तो आप भी चीजें क्लियर कर दें, आपके महंगाई को कंट्रोल करने से कौन से इंडिकेटर्स हैं। देखिए महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बजट खसारा और करंट अकाउंट खसारा जो ट्विन डेफिसिट कहलाता है, ये जितना बढ़ेगा महंगाई उतनी बढ़ेगी। इसको कम करने के लिए आपने कौन सी यूनिफॉर्म पॉलिसी दिया है इसहाक डार साहब या हुकूमत वक्त, जो उनकी मुआशी टीम है, फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस है, इमदादुल्ला बोसाल, आयशा गोस पाशा साहिबा हैं, ये कोई एक आके हमें बता दे। शायद हमें समझ में नहीं आ रहा, किसी और एक्सपर्ट को बता दे, वो हमें आके बता दें। इसहाक डार साहब कहते हैं कि जो साल खत्म हो रहा है 7.1% पर बजट खसारा है, ठीक है, बजट खसारा, और अगले माली साल में यानी अगला साल जो खत्म होगा तो उनका ख्याल है कि वो 6% होगा, लेकिन अगर कैलकुलेशन की जाए तो वो 8 या 8.5% बनता है। और फिर आप आ जाए करंट अकाउंट डेफिसिट में, और उसका अगर आप देखा जाए तो जो इंपोर्ट फिर उसमें से एक्सपोर्ट आप माइनस कर दें, तरसीलात ज़र निकाल दें, फिर IFD जो FDI फॉरेन जो हमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी है वो अगर कर लिया जाए तो ये टोटल मिला के 12% बनते हैं, जो अगर हम बजट खसारा और करंट अकाउंट खसारा। तो इस सिचुएशन में आप महंगाई कैसे कंट्रोल करेंगे? एक तरफ 10% बात पूरी हो रही है, 10% करंट अकाउंट खसारे पर 38% महंगाई है,
जी। तो जब आप 12% अगले साल होगी तो आप 21 पर कैसे लाएंगे? ये लॉजिक समझ में नहीं आती। मेरे ख्याल में जो मेरी कैलकुलेशन है वो 42% पे अगले साल महंगाई जाकर स्टैंड करेगी, और इसहाक डार साहब को ये चीज बतानी चाहिए। और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं, ये उनका कहना है, ये हुकूमत वक्त का कहना है कि महंगाई ज्यादा होगी तो टैक्स ज्यादा कलेक्शन होगी। तो एक तरफ तो आप कहते हैं महंगाई 21% होगी, तो दूसरी तरफ आप कहते हैं टैक्स में आप 35% इजाफा कर दिया, यानी महंगाई आप 38 से 21 पर ला रहे हैं। और आप कहते हैं कि टैक्स आपने 35% इजाफा कर दिया, तो टैक्स कैसे आप करेंगे? आपकी लॉजिक यहां पर भी नहीं चल रही। फिर आप आ जाइए, जिसका वो बात कर रहे थे कि मईशत में गिरावट रुक गई है। इसहाक डार साहब, मईशत में गिरावट कैसे रुकी, ये जरा आप तफसीलन बताइए। मैं आपके सामने जरा चंद सेकंड में ये चीजें रख सकता हूं कि मार्च के अगर एदादो शुमार उठा लें तो सनद 25% गिर चुकी है, और अगर सेल्स के लिए एदादो शुमार हुकूमत जारी करती है। बस मैं खत्म कर रहा हूं ताकि अवाम के सामने पिक्चर क्लियर हो। अवाम क्या समझती है कि इन्होंने आके बहुत ज्यादा रिलीफ दे दिया। सुन लें, 50% डीजल की खपत गिर गई, 23% बिजली की खपत गिर गई, सीमेंट की खपत जो है वो 18% गिर गई, इंडस्ट्री आपने तबाह कर दी, टेक्सटाइल बरामदात में 22.61% कमी हो गई, और फिर इसके साथ साथ आपने जीडीपी 6.10 से जो थी एक साल में वो 0.29 पर पहुंच गई, इंडस्ट्री 6.83 से कम होकर -2.9 पर पहुंच गई, कंस्ट्रक्शन 1.9 से कम होकर -5.53 पर पहुंच गई। इसी तरह एक्सपोर्ट जो है 26.24 से कम होकर 23.18 पर पहुंच गई। टैक्सेस की आपने भरमार कर दी, इंडस्ट्रीज को आपको फोकस नहीं कर रहे, तो आप किस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि मईशत जो है जो उसका गिरावट रुक गई है। ये कौन सी लॉजिक है जो आप हमें समझ नहीं आती? ठीक है हसन, हमें ज्वाइन कर चुके हैं माहिर मैशियत नुमान अब्दुल मजीद साहब, उनसे बात कर लेते हैं। जिस तरह से बजट जो है पेश हो चुका है उनसे मजीद भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और बजट जो है वो पेश हो चुका आपने देखा, और आज जो है पोस्ट बजट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखी, क्या मजीद क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 3 तरह के बजट होते हैं। एक बजट होता है IMF का, एक हमारा इलेक्शन ईयर का बजट होता है जो हुकूमत अपने आखिरी साल में देती है, और एक हमारा होता है जो पाकिस्तान की इकॉनमी का बजट होता है जो उमूमी तौर पर हम किसी भी गवर्नमेंट के सेकंड ईयर थर्ड ईयर में देखते हैं। तो इस वक्त तो ये आप जानती हैं आखिरी साल का बजट है, टिपिकल इलेक्शन ईयर बजट था। लेकिन मसला इसके अंदर ये है कि आप जानती हैं जैसे कि 0.3% आपकी जो GDP ग्रोथ की फिगर आई है, वो भी एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो 3.5% हो। तो जिस मुल्क में 3.5% की पॉपुलेशन ग्रोथ हो और 0.3% की GDP ग्रोथ हो, उसका मतलब है कि बिनासुल मजमू जो है हम नीचे जा रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में अगर हम ये देखें कि आपका जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, देखिए ना, एक तो आप जानती हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का हमारे यहाँ मसला जो है, डायरेक्ट टैक्सेस में 30% का इजाफा लगाया गया है। अब डायरेक्ट टैक्सेस वो चीजें होती हैं, वो टैक्सेस होते हैं जिसका ताल्लुक आवाम कॉर्पोरेट की आमदन के साथ होता है। अब अगर आपकी इकॉनमी अगर तकरीबन फ्लैट है, आपका जो इन्फ्लेशन है वो 40% चल रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में डायरेक्ट टैक्सेस आप किधर से जो है ना इतने पैसा आप कलेक्ट करेंगे, जबकि लोगों के पास पैसे देने के लिए है भी नहीं। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि कोई नए जो है टैक्सेस लगाए भी नहीं गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका जो बॉटम लाइन देखें, नंबर्स के हिसाब से आप देखें कि जो खर्चे की मद में इजाफा किया गया है, और ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो खर्चे की मद में इजाफा किया गया है, वो खर्चे की मद में इजाफा तो फिक्स है, तनख्वाहें बढ़ गई, बाकी मामला बढ़ गए, लेकिन जो आमदन का जो इजाफा है, आमदन का वो इजाफा सीधे एक फर्जी इजाफा है। ऐसी सूरत हाल में हमारा मसला ये होगा कि हमारी जो इंटरनेशनल लेंडर कम्युनिटी है, इसको IMF लीड करता है, उसके साथ नेगोशिएशन मजीद मुश्किलात होंगी। मैं ये समझता हूँ कि ये जो प्रोग्राम नुमान साहब ये बताइए, प्लीज रन द क्लॉक फॉरवर्ड फॉर अस। ये बताइए कि लेट्स इमेजिन कि इलेक्शंस अक्टूबर में होते हैं नहीं होते, आइदर वे हम दिसंबर तक जब अपनी बुक्स को टैली कर रहे होंगे, लेंडर्स से इंटरनेशनली बात कर रहे होंगे, दीगर चीज़ें कर रहे होंगे, वेयर डू यू थिंक वी विल स्टैंड? क्या हम इन टारगेट्स को मीट कर रहे होंगे? इकॉनमी मुस्तहकम हो चुकी होगी दिसंबर तक एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस बजट, या आपके ख्याल में इसमें और 2-4 महीने में एक मिनी बजट आएगा, कुछ चीज़ें चेंज होंगी, कुछ मज़ीद महंगाई होगी? व्हाट, हाउ डू यू सी इट? दिसंबर में हम किधर खड़े होंगे? देखिए, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि जो आपने फैक्टर्स बताए कि हम एज्यूम करते हैं कि इलेक्शन इस साल हो जाएंगे, नई इकोनॉमिक टीम आ जाएगी आपके पास, तो आपको एक इकोनॉमी को फ्रेश रीलुक करना होगा। जो भी नई टीम आएगी उसको देखना होगा कि हम उसको कहाँ खड़े हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल लेंडर कम्युनिटी है, आप ये देखें ना, पिछले 1 साल में मुआहदा हो क्यों नहीं पाया पाकिस्तान का, या पिछले हमेशा से जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम रहा है, इशू ये है, बॉटम लाइन अगर आप देखें कि 22वां प्रोग्राम चल रहा है पाकिस्तान का,
पिछले 5 सालों में पाकिस्तान के 10 वज़राए खजाना तब्दील हो गए। तो जब भी आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाते हैं, वो देखते हैं कि हमेशा एक नया वज़ीर खजाना आपसे जो है नेगोशिएट करने के लिए आता है। तो सर मुझे आप ये बताइए कि अगली मरतबा जब आप जाएंगे और कोई नया बंदा जाएगा, तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी आपसे पूछेगी कि आपके पास अगले 5 साल का प्लान क्या है। क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है कि देखें, IMF का प्रोग्राम जो आप करते हैं वो 3 साल का होता है। तो जब किसी से भी आप उधार मांगने जाएंगे और 3 साल के लिए पैसे सर, इस देंगे, बजट तो में आपसे ये पूछेगा आपको कोई 5 साल के प्लान की शुरुआत नजर आई? अगर उन्होंने बयान नहीं भी किया, चलें हो सकता है इसहाक डार साहब इतने मसरूफ थे कि उनके जहन से निकल गया ये बताना कि 5 साल का उनका क्या प्लान है, जो उन्होंने अपनी बैक पॉकेट में छुपाया हुआ है हमेशा से। लेकिन क्या आपको इस बजट के अंदर किसी प्लान की शुरुआत नजर आती है? डू यू थिंक दिस इज अ फर्स्ट स्टेप टू समवेयर? नहीं, देखिए अनफॉर्चुनेटली मुझे नजर नहीं आती। और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने गालिबन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आएगी, आई थिंक उन्होंने ये कहा था शायद ये बात कि तो उसे नए सिरे से IMF से मुआहदा निगोशिएट करना होगा। और मैं बिल्कुल, ये बात प्रैक्टिकल है कि जो भी हुकूमत आएगी, जिस भी गवर्नमेंट की होगी, इनकी हो या किसी की हो, अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि उसे IMF से बहुत ही नए सिरे से मुआहदा निगोशिएट करना होगा। वो कैसे मुआहदा निगोशिएट होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि ये जो नंबर हमें इस मरतबा के सामने आए हैं इस बजट के, इस बुनियाद पर, तो जैसे मैंने सिंपल सी बात कही ना कि आपके पास जो बजट डेफिसिट है उसमें जो खर्चे हैं, जो आपने खर्चे बनाए हैं, वो तो पक्के हैं, फिक्स हैं, बहर सूरत आपने वो पैसा खर्च करने ही करना है। लेकिन जो 30% आपने आमदन में इजाफा लगाया है, वो तो किसी भी सूरत में आपके पैसे नहीं आएंगे। नुमान साहब ये फरमाइएगा, सूरत हाल आपके सामने है, ये फरमाइएगा जिस तरह आपने फरमाया कि फला जगहों पर टैक्स लगे, वो चीज़ें जिस तरह रिटेल है, होलसेल है, जो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है इनके पास, उस पर तो उन्होंने कोई टैक्स के हवाले से कोई रिफॉर्म्स लेकर नहीं आए कि उसमें हम कैसे कलेक्शन करेंगे। और जो टैक्स दे रहे हैं उन पर मजीद टैक्स का बोझ जो है वो बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर सेल्स टैक्स में अगर आप GST जो बढ़ा दिया, फिर उसके अलावा क्या आपको ये सारे इकदाम से महंगाई कहीं 21% पर आती दिखाई देगी? और मुआशी जो गिरावट की ये बात करते हैं कि रुक गई है, तो आपने हर तरह से उसको जायजा लिया होगा, तो आपको कोई सिचुएशन दिखाई दी है कि अवाम को इस बजट में कहीं कहीं दूर रिलीफ मिलता दिखाई दे? नहीं, मैंने देखिए पाकिस्तान में जो महंगाई है ना, महंगाई 3 वजूहात की बिना पर पाकिस्तान में। एक महंगाई होती है आपकी इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, फ्यूल वगैरह की प्राइसेस की वजह से होती है। दूसरी प्राइसेस आपकी होती है डिमांड एंड सप्लाई गैप की वजह से, कि मार्केट में जो प्रॉब्लम होते हैं। और तीसरी आपकी होती है महंगाई जो होती है वो होती है एडमिनिस्ट्रेटिव मेल फंक्शन की वजह से, यानी आपका जो इंतजामी ढांचा जो होता है वो होर्डिंग को, जखीरा अंदोजी का, उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने में नाकाम हो रहा होता है। मेरी राय में इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई हो रही है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्फंक्शन की वजह से हुई है, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफी रही है पिछले 1 साल के अंदर। जो गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए वो नहीं रहा पाकिस्तान के ऊपर। अब पाकिस्तान में आम जो नतीजा ये निकला है कि बहुत सारी कमोडिटीज जो पाकिस्तान पैदा भी करता है उसको हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स ने, मैंने खुद ही फर्स्ट हैंड देखा कि लोकल प्रोड्यूसर्स ने उसकी प्राइसेस को डॉलर की प्राइसेस से लिंक कर दिया है। नतीजा ये निकलता है कि डॉलर तो आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ठीक है, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर है। बहुत शुक्रिया माहिर मईशियत नुमान अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अब हमें आगे बढ़ना है ब्रेक की जानिब। जिस तरह से बात की जा रही थी, फिर भी मजीद बात करेंगे हम बजट पर भी। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। और डॉक्टर अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बजट के हवाले से कुछ फैक्ट एंड फिगर्स पर वो हमारे से बात करना चाहते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। क्या हाल है जी आपके? आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ा अच्छा शो आपका जा रहा था, मैं देख रहा था जी, बहुत और शुक्रिया। मैं देख रहा था माशाल्लाह बड़े मजे में एनालिस्ट आपके पास बैठे हुए हैं, अदील साहब, हसन साहब। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि जो हसन साहब की शायद मेरा ख्याल है कोई शायद मुगालता हो गया है या कोई गलत पेपर वो पढ़ रहे थे। टोटल अगर आप देखेंगे ना तो हमारा जो इस साल का जो खसारा रहेगा एज ए परसेंटेज ऑफ GDP, जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, वो रहेगा 7.6%। और ये 6,401 अरब पे ये खत्म होगा जो रिवाइज एस्टिमेट है। और ये मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से बता रहा हूँ। मेरा ख्याल है अदील साहब के पास सुबह 3 बजे ये कमेंट्री जो मेरी पुरानी फॉर्म है इसी की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, इसी की मैं भी यही एदादोशुमार बात कर रहा था। डॉक्टर साहब ये बताइए, लेकिन अगर मुझे एक मिनट कंप्लीट करने दें, मुझे कंप्लीट करने दें प्लीज। जी जी। दूसरा, इस साल का जो खसारा होगा, आपने कहा 4%, 4 नहीं है, वो 7.6% था।
है रहेगा और आइंदा आने वाले साल में 7.2% रहेगा। तो ये कमी आएगी और खसारा जब अमाउंट के हिसाब से आप देखते हैं ना, तो हम हमेशा उसको जीडीपी के तनाजुर में देखा जाता है। तो एक तो चीज ये हो गई। दूसरी मैं आपको ये बता था, आपने ये कहा कि जी अगर महंगाई बढ़ेगी तो टैक्स की किस तरीके से इजाफे होंगे। देखिए ये इंटरनेशनल पैरामीटर्स होते हैं, मैं आपकी और आपके नाज़रीन की अपडेट के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, इसमें कोई तनकीद नहीं है। एक तामीरी तनकीद के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि देखिए ये जो होता है, ऐसा होता है आपका कि जो लास्ट ईयर आप कलेक्ट करते हैं ना, जो एफपीआर ये समझ रही है कि जून 30 जो एंड होगा 7,200 अरब ये कलेक्ट कर लेंगे और अगले साल का जो प्रोजेक्शन है जो इन्फ्लेशन का है वो 21% है और जीडीपी ग्रोथ का 3.5%। ये अभी एस्टिमेट है। तो अगर आप इनको देखेंगे तो 25% के करीब बनता है और 7200 में अगर मैं 25% ऐड करूं तो ये 9,000 अरब बनता है। अब रह गए 200 अरब। 200 अरब के लिए उन्होंने क्या किया है कि कुछ सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को ट्वीक किया है उन्होंने और 1% बढ़ाने के बाद इनडायरेक्ट टैक्स में कहीं कोई चीज नहीं की बल्कि छूट दी है कस्टम ड्यूटीज में। तो मैं सिर्फ ये तस्दीक करना चाह रहा था और कोई मेरा मकसद नहीं था। नहीं तो इसमें डॉक्टर साहब एक ज़रा वजाहत कर दीजिए एक बात की। आप इफ़ेक्टिवली सर लोग दो सवाल पूछते हैं तो मैं दोनों आपके सामने प्लेस कर देता हूँ। आपने जो बात की ये मैथ तो बड़ा सिंपल है सर। आपने दुरुस्त कहा कि 7,200 के अंदर अगर आप 25% अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऐड करें तो वो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जो कलेक्शन है वो बनती है। लेकिन सर मैथमेटिक्स से थोड़ा दूर हट के इसका रियल मैन प्रेशर क्या है? एक तरफ 20% इन्फ्लेशन चल रही होगी, ऊपर से आपने टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन की वजह से थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, तो डोंट यू थिंक कि ये एक तो एंड यूजर के लिए डेट्रीमेंटल है, दूसरा इससे आप इसके अंदर टैक्स नेट बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है, सिर्फ इन्फ्लेशनरी प्रेशर से एग्जिस्टिंग टैक्स रेवेन्यू बढ़ाया गया। दूसरी सर जो बात लोग करते हैं वो ये है कि इसमें कोई लॉन्ग टर्म प्लान भी है। मैं पहले एक बात का जवाब दे दूं आपकी मेहरबानी पे। दूसरा सवाल जी जी जरूर। पहला सवाल आपने कहा कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर। देखिए इन्फ्लेशनरी प्रेशर ये ऑटोमेटिक आपका आ जाता है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर का मतलब ये होता है कि जब डिमांड एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है। जब सप्लाई बढ़ेगी साथ तो इसका मतलब है आप इनकी इजाफा होगा। अगर पहले मिनिमम वेज 8,000 रुपये होती थी तो अब इंशाल्लाह 32,000 की। तो ये तो आपका सप्लाई साइड है। दूसरी तरफ जो अगर जिस तबके के लिए ये मुश्किलात दरपेश आएंगी वो आपका सोशल सेफ्टी नेट, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट सब्सिडी, जिसको मैं कहूंगा कि जो हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या प्रीवियसली एहसास प्रोग्राम होता था, उसमें वाजे इजाफा किया गया है अराउंड 200 अरब। तो वो डिश आउट करना है, तो उस वजह से आपका प्रेशर थोड़ा सा कम रहेगा। दूसरी तरफ मैं आपको एक थोड़ी सी और तशरीह दरमियान में ये इन्फ्लेशन आज 38% जो है ना, ये ईयर ऑन ईयर ये क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन नहीं है, वो 19 या 2%। मगर ये आज 38 जो है वो मैं समझता हूँ पिछले महीने से हम करते हैं। जी दुरुस्त बात दूसरा सवाल सर, दरमियान में एक बड़ा इंपॉर्टेंट तबका है सर जी सर, सॉरी मैं इसमें थोड़ी वजाहत कर दूं। आपने इस इन्फ्लेशनरी प्रेशर को और ये जो टैक्सेशन कलेक्शन का जो सिस्टम है इसको आपने बढ़ाने के लिए सरकारी बंदे को तो आपने दे दिए एडिशनल पैसे, आपने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है उसके रेट्स ज़्यादा कर दिए। पाकिस्तान जैसे सर आप जानते हैं बहुत बड़ा तबका वो है जो डेली वेजेस का है, जो डोमेस्टिक हेल्प के अंदर है, जो हॉकर्स हैं, वो सर एंड यूज़र्स हैं, वो टैक्स के भी एंड यूज़र्स हैं, उन पे वो 20% इन्फ्लेशन भी पड़ेगी। जब आप उन सप्लाई चेन से 20% 30% टैक्स ज़्यादा बढ़ाएंगे वो एंड यूज़र भी उसको पड़ेगा। जो दरमियान में गरीब आदमी है सर, लोग कंप्लेन ये कर रहे हैं कि इस सारे मैथमेटिक्स के अंदर वो गरीब आदमी पिस गया है। ये अगर क्लेम ठीक नहीं है तो सर ज़रा वजाहत कर दीजिएगा। मैं 2-3 चीज़ें आपको कहूँगा। 2 चीज़ आपने बड़ी अच्छी बातें आइडेंटिफाई की। सबसे पहले आपने मुझे ये कहा कि एक वो मुतवसत तबका जिसको हम कहते थे कि जी वो वाइट कॉलर, जिसको मैं कहूँगा वाइट कॉलर के लिए कोई एवेन्यूज नहीं थे जिसके तहत उसके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं था। देखिए वाइट कॉलर में जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो बिलो द पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं उसमें कोई सरकारी मुलाजिम नहीं होगा। उसमें आपको कम से कम 4 से 5 करोड़ लोगों को फायदा होता है, वो कैश उनको मिलेगा। अब आप आ जाएं उस तबके के ऊपर जो कि मैं आपको ये कह सकता हूँ, जैसे आपका कैमरामैन होगा
या कोई इस किस्म के जो लोग होते हैं, हमारे डोमेस्टिक सर्वेंट होते हैं, देखिए उनका बिल्कुल जो गवर्नमेंट सर्वेंट भी नहीं है और मिनिमम वेज मैं से भी आपको स्ट्रगल वही कर कह रहा रहे हूँ, हैं। BISP में भी नहीं है, गवर्नमेंट सर्वेंट भी नहीं है, उनके लिए जो मिनिमम वेज की आप रिक्वायरमेंट बढ़ा रहे हैं। अब देखें, एक बात तो मैं ये कह सकता हूँ कि एज ए गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट बढ़ा देगी, मगर अगर प्राइवेट सेक्टर पे मैं और आप अगर इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, मैं सबसे पहले चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम। जब मैं दुरुस्त अब तो खैर मैं गवर्नमेंट की तरफ से हूँ तो मैं नहीं कहता, वरना मेरी फर्म में मिनिमम वेज लास्ट ईयर से 35,000 और हम बोनसेस वगैरह मिला के 42 देते थे। तो ये तो एक हमें जिम्मेदार शहरी की हैसियत से देखिए, एग्रीकल्चर ने इस मरतबा जितना माशाल्लाह सर output लास्ट बढ़ी है। क्वेश्चन मेरी तरफ से, अगर आप 1 मिनट इजाजत दें। जी 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 सर आपकी बात दुरुस्त है, इसमें सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, प्राइवेट सेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर लास्ट क्वेश्चन जो बड़ा ज़रूरी है, लोग पूछते हैं कि क्या ये एक आउटगोइंग गवर्नमेंट का रडरलेस बजट है जो सिर्फ 12 महीने देख रहा है, या क्या ये किसी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिकवरी प्लान का पहला स्टेप है? जितने भी सर दीगर इकोनॉमिक एक्सपर्ट से हमने बात की इसी प्रोग्राम में लाइव, शायद आप भी सुन रहे होंगे, अभी हम किसी से इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, उन सब का ये कहना है कि ये किसी प्लान की इब्तदा नहीं है, ये कोई इकोनॉमिक रिकवरी प्लान नहीं है, ये सिर्फ एक इलेक्शन बजट है या एक अनरियलिस्टिक बजट है। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, आप उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो भी चीज मैं और आप करेंगे उसके एक पैरामीटर होता है, ठीक है ना। आज आप इस शो में बैठे हैं, आप ये जो रैंप अप कर रहे हैं मेरे ऊपर क्वेश्चन, ये भी एक पैरामीटर है अपना। मैं आपको इस बजट के कुछ पैरामीटर्स बता दूं। जी सर। ये ग्रोथ ओरिएंटेड क्यों है, मैं आपको 3-4 चीजें बताऊंगा। आपने ये देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इसमें कोशिश की गई है कि छूट दी जाए, नंबर 1। और वो छूट ये नहीं है खुदा ना खाता कि मादर पिदर आजाद कर दिया गया। उनको ये कहा गया कि जो भी आप कंस्ट्रक्शन करेंगे उसके प्रॉफिट पे आपको 10% या 5 मिलियन तक की छूट दी जाएगी। तो 32 से लेके 52 इंडस्ट्रियां कंस्ट्रक्शन के साथ चलती हैं। आप उनका पहिया लेके चलेंगे तो थोड़ा बहुत आपकी इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं देखता हूँ, दूसरी तरफ अगर मैं आप आता हूँ तो आप ये देखेंगे एसएमई सेक्टर को, जो पहले एसएमई सेक्टर की डेफिनेशन में 250 मिलियन था, उसको 800 मिलियन कर दिया गया है, जो स्टेट बैंक और एसईसीपी की थी। उनको एक वाजे कट दिया गया, उनको कहा गया कि आप मिनिमम टैक्स रिजीम में आना चाहते हैं तो आप आइए। आप आ जाए आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, कहाँ उन्होंने छूट दी है, इसको आप अगर इस बजट के पैराए ठीक में है, देखेंगे ना, कहाँ जो है छूट सर, दी है। larger बहुत plan शुक्रिया। क्या है? वजीर मुमलिकत डॉक्टर अशफाक तौला साहब हमारे साथ मौजूद थे और वक्त की कमी की वजह से हमें शुक्रिया अदा करना पड़ा है आपका, और बहुत शुक्रिया। वो हमारे साथ कुछ फैक्ट एंड फिगर्स जो हैं वो हमारे साथ डिस्कस करना चाहते थे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और हसन हमारे साथ मौजूद है। हसन बताइएगा, मुस्तकबिल में तनख्वाहों की अदायगी का जो बहरान है वो सर उठा सकता है? देखिए, पहले तो बात ये कि अभी जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बजट खसारा और करंट अकाउंट खसारे में वही एदाद शुमार वो भी सामने रख रहे थे, लेकिन मुझे उन्होंने ये उनकी बात से गुफ्तगू से अंदाज़ा नहीं हुआ कि यहाँ पर महंगाई कैसे काबू करेंगे। और वो सवाल मेरे कुलीग इसाद रसूल साहब ने पूछने की कोशिश भी की, उस पर वो बात पर नहीं आए। वही फिगर जो हम रख रहे थे उसी को उन्होंने अपने एंगल में पेश कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या ये बजट पेश कर दिया, हुकूमत के पास यूनिफॉर्म टैक्स कलेक्शन के लिए क्या पॉलिसी है, और क्या अवाम को सहूलियत देने के लिए हसन, उनके बजट पास तो क्या पेश है? कर दिया गया है, ये तो मुस्तकबिल में ही पता चलेगा कि क्या होगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए प्रोग्राम से। अल्लाह हाफिज।